हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी कि लोगों को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या इंटरेस्ट होता है। अब इसका रीजन क्या है? देखिए, रीजन ये है कि हम सबने सुना है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। वेल्थ क्रिएशन के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए हम इसको लेके एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से रिलेटेड कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अगर आप करते हैं तो आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के प्लान्स में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं। तो क्या है वो गलतियां स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से रिलेटेड, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर हम पहली मिस्टेक की बात करें तो पहली मिस्टेक है इन्वेस्टिंग विद इनकरेक्ट टाइम होराइजन इन माइंड। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका मतलब यह है कि कोई आदमी अगर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका जितने टाइम के लिए वो इन्वेस्ट करने का सोच रहा है वो टाइम होराइजन गलत है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ऐसा है जो सोच रहा है कि मेरे पास 3 या 4, लेट अस से 5 साल का टाइम है और मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दूं। तो देखिए, ये गलत है। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में जब आप पैसा डालते हैं तो आपका पैसा कहाँ लगाता है वहां का फंड मैनेजर? इंडिया की स्मॉल कैप कंपनीज में, जो कि इंडिया की छोटी कंपनीज हैं। अब इंडिया की छोटी कंपनी में रिटर्न जनरेट करने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही होता है डूबने का। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेट अस से 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए, तो आपके पैसे पे रिस्क भी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जिन स्मॉल कैप कंपनीज में लगा रहा है आपका पैसा, वो कंपनी शॉर्ट टर्म में रिस्की है। रिटर्न भी ज्यादा दे सकती है लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा हो सकता है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, लेट अस से, मेरे हिसाब से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपको कम से कम 7 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जब आप 7 से 10 साल या उससे ज्यादा का टाइम होराइजन रखते हैं तो ये रिस्क टाइम फैक्टर की वजह से काफी कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और आपके पैसे पे भी इसीलिए रिस्क कम हो जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका टाइम होराइजन 7 से 10 साल तो कम से कम होना ही चाहिए। अब हम आ जाते हैं दूसरी मिस्टेक पे। देखिए, ये वाली मिस्टेक बहुत एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स भी करते हैं। वो है इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिटर्न्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मैंने एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स क्यों बोला? क्योंकि लोगों को अब पता है, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स को, कि एवरेज रोलिंग रिटर्न जो होता है वो किसी म्यूचुअल फंड की कंसिस्टेंसी, उसके पास रिटर्न्स चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो लोग क्या करते हैं? अच्छा, मेरे पास ना 3 साल या जैसे 4 या 5 साल के लिए कुछ रुपया पड़ा है। वो कहते हैं चलो मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगाने की सोच रहा हूं, अब मैं इसके एवरेज रोलिंग रिटर्न चेक कर लेता हूँ। लेट अस से 3 साल के लिए उसने सोचा इन्वेस्ट करने का, और कहता है मैं 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न चेक कर लेता हूँ। अब जब वो 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न चेक करेगा तो हो सकता है उसको बहुत अच्छा फिगर मिले, लेट अस से 20%। ठीक है, लेकिन यहां पे भी इन्वेस्ट करके वो गलती कर देगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। लेट अस से मैं एक म्यूचुअल फंड उठाता हूँ स्मॉल कैप कैटेगरी का। मैंने देखा कि मुझे 3 साल के लिए पैसा लगाना है, तो मैंने कहा मैं इस म्यूचुअल फंड को एनालाइज करता हूँ, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को 2013 से लेकर 2025 के बीच में, इन 12.5 साल के आसपास के टाइम पीरियड में मैं इसको एनालाइज करता हूँ। और क्योंकि मेरे पास 3 साल का टाइम है, इसलिए मैं इन 12.5 साल में 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न देखता हूँ। अब जब ये पर्सन जो है 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न देखता है 2013 से 2025 के बीच में, तो इसको दिखता है 20%। तो ये फटाक से एकदम कि भाई मुझे तो 20% रिटर्न मिलेगा, और एवरेज रोलिंग रिटर्न तो बहुत अच्छा तरीका होता है पता करने का, ये एकदम से लगा देगा पैसा उस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में कि 3 साल बाद मुझे बहुत अच्छा 20% रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये गलत है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों। जब आप एवरेज रोलिंग रिटर्न देख रहे हैं, लेट अस से इस केस में 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न, तो आपको पता होना चाहिए कि आप ये 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न कैसे आ रहा है। ये मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल के थ्रू शेयर करता हूँ।
ठीक है, अभी आप ये पुराना वाला भूल जाइए, थोड़ा सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ। लेट अस से एक म्यूचुअल फंड है, उसका नाम हम दे देते हैं ए। अब मैंने क्या किया, मैंने इस म्यूचुअल फंड के किसी लंबे टाइम फ्रेम में, लेट अस से 10 साल मान लीजिए या 12.5 साल ही मान लीजिए, उस टाइम फ्रेम में मैंने इसके 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न निकाले। तो अगेन एवरेज रोलिंग रिटर्न मुझे 20% आए। लेकिन ये 20% क्या चीज बता रहा है मुझे, मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? जिस भी टाइम पीरियड में मैंने इस म्यूचुअल फंड को एनालाइज किया, मैं मान लेता हूं पिछले एग्जाम्पल की तरह 12.5 साल में एनालाइज किया, इन 12.5 साल में जितने भी 3 ईयर पीरियड्स आए होंगे, जो कि काफी ज्यादा होंगे, उन सभी में जो CAGR दिया होगा इस फंड ने, उन सबको मैं लिख लूंगा। तो मेरे पास 3 ईयर पीरियड से रिलेटेड काफी ज्यादा CAGR आ जाएंगे इन 12.5 साल में। फिर उन सब का जब मैं एवरेज निकालूंगा तब जाके मुझे मिलता है एवरेज रोलिंग रिटर्न, राइट। अब देखिए इस केस में क्या हुआ, मैं आपके सामने सिंपल रख रहा हूं, तो हालांकि 12.5 साल में आपके पास बहुत सारे 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न आए होंगे, लेकिन मैं आपको 5 रिटर्न दे रहा हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, एक फंड है जिसके एवरेज रोलिंग रिटर्न 20% आया, लेकिन 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न 20% आया, लेकिन जब मैंने उसके 3 ईयर CAGR निकाले, इस केस में मैं आपको 5 ही दिखा रहा हूँ, होंगे बहुत ज्यादा 12.5 साल में, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको 5 फिगर बता रहा हूँ 3 ईयर CAGR की, जिनका एवरेज निकाल के आपको 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न मिला जो कि 20% था। तो 3 ईयर CAGR है, लेट अस से एक टाइम पीरियड में, एक 3 ईयर टाइम पीरियड में 3 ईयर CAGR है 40%, दूसरे 3 ईयर पीरियड में है -10%, तीसरे 3 ईयर पीरियड में आपका CAGR है +40%, चौथे में है आपका -20%, पांचवें में है आपका 50%। अब जब आप इन 5 फिगर्स का एवरेज निकालेंगे तो आपको मिलेगा 20, और वहीं से 3 ईयर एवरेज CAGR आया 20%। लेकिन अगर आपने आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दिया होता तो हो सकता है आपने उस पीरियड में अपना पैसा लगा दिया होता जिस 3 ईयर पीरियड में CAGR -10% आया होता। अगर किस्मत अच्छी होती तो 40 वाले में भी लगाते आप, पहले केस में जो 40% 3 ईयर CAGR आया था। लेकिन अगेन लक वाली बात हो जाएगी फिर, जो कि आपको नहीं करना है। हो सकता था कि आपने जिस 3 ईयर पीरियड में लगाया पैसा, उस 3 ईयर पीरियड में -20% CAGR होता, तब आप क्या करते? आप तो ये सोच के बैठे थे कि 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न 20% है, 3 साल बाद मुझे 20% मिलेगा अपने पैसे में, लेकिन हो सकता था आपका पैसा -20% भी हो जाता। इसीलिए रिटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, और ये प्रॉब्लम मोस्टली शॉर्ट टर्म में आती है, 3 साल 4 साल के टाइम पीरियड में। जब आप 7 साल के लिए पैसा लगाएंगे, 10 साल के लिए पैसा लगाएंगे, तो एवरेज रोलिंग रिटर्न तो आपका अच्छा हो गई, साथ ही साथ जैसे इस केस में नेगेटिव भी हुआ था आपका CAGR शॉर्ट टर्म में, वो प्रोबेबिलिटी भी काफी कम हो जाएगी। और देखिए मैंने नेगेटिव फिगर का एग्जाम्पल क्यों लिया इस केस में आपके साथ, क्योंकि आदमी को सबसे ज्यादा दुख तभी होता है कि भाई पैसा डाला और पैसा तो नेगेटिव हो गया, नीचे गिर गया। तो उस केस में आदमी डरता है और अपना पैसा निकाल के मार्केट से चला जाता है और इतने सालों का अपना टाइम भी वेस्ट कर देता है। इसलिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिटर्न्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं तीसरी मिस्टेक में। देखिए तीसरी मिस्टेक ये है, assuming future returns will be identical to past returns। इसका मतलब यह है कि आपने लाख एनालिसिस कर लियो, ठीक है, आपने सारे रोलिंग रिटर्न्स चेक कर लिए, जो रोलिंग रिटर्न्स के थ्रू CAGR आए, जैसे पिछले केस में हमने समझा, आपने वो भी समझा, सब कुछ सही है, आपने देख लिया, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना है कि आपको समझना है ये स्मॉल कैप फंड्स हैं। हो सकता है जो आपने पास्ट में एनालिसिस किया उससे बहुत ज्यादा खराब भी आगे जाके परफॉर्म कर सकते हैं ये। तो इसीलिए आपको एक कम से कम मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना है, आपको रेडी रहना है कि ठीक है मैंने पास्ट में सब एनालाइज कर लिया, ठीक दिख रहा है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में गड़बड़ भी हो। तो इसीलिए आपको एग्जैक्टली ये नहीं समझना है कि जैसा पास्ट में होता है वैसा फ्यूचर में होगा, और ये सोच के आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। अब हम आ जाते हैं चौथी मिस्टेक पे। ये देखिए ये थोड़ा साइकोलॉजिकल टाइप की मिस्टेक है, समझना जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, देखिए हर चीज मैं आपके सामने प्रॉपर एनालिसिस जरूर करता हूँ हर चीज की,
लेकिन हर चीज एक्सेल शीट नहीं होती है, आपको कहीं ना कहीं उसमें बिहेवियरल फैक्टर्स भी रखने पड़ेंगे, तभी मैं आपके सामने हर चीज का होलिस्टिक डिस्कशन करता हूं, प्रैक्टिकल अलॉन्ग विथ थ्योरेटिकल। तो चौथी मिस्टेक जैसा मैंने आपको बताया, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आदमी अपनी गलत एनालाइज करता है। कहने का मतलब क्या, मतलब एक आदमी है, उसने कहा अच्छा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स रिस्की होते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स भी देते हैं। अब वो क्या करेगा, वो कहेगा अच्छा ठीक है, मैं ना मेरे पास जितना पैसा है उसका 90% मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में लगा सकता हूँ क्योंकि मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे होता है आदमी नहीं समझ पाता अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को। कैसे, देखिए लेटस से उसने लगा दिया अपना 90% कैपिटल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में, और 3 साल उसको कुछ रिटर्न नहीं मिले, 4 साल बेकार रिटर्न मिले, 5 साल बेकार रिटर्न मिले। तो वहां पे उसको समझ में आता है यार सारा पैसा तो मैंने अपना वहां लगा दिया, निकाल सकता नहीं मैं, रिटर्न अच्छा मिल नहीं रहा मुझे, इंजॉय मैं कर नहीं पा रहा हूं, तो कर क्या रहा हूं मैं। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। तब इस केस में आदमी करता है पैनिक कि भाई मुझे रिटर्न अच्छे नहीं मिल रहे, और काफी ज्यादा सालों तक इन्वेस्ट करके भी जब रिटर्न अच्छे नहीं मिले अपना पैसा निकाल देता है, जबकि आगे जाके उसको अच्छे रिटर्न्स बहुत मिल सकते थे। तो इसलिए आपको अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छे से समझनी है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप थोड़ा पैसा अपनी सेफ एसेट्स में रखना चाहते हैं, थोड़े से इंजॉय करना चाहते हैं, बट अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को सही से समझिए और उसी हिसाब से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। अब हम आ जाते हैं पांचवी मिस्टेक पे। देखिए पांचवी मिस्टेक ये है, जब आपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच लिया, पांचवी मिस्टेक ये है इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स थ्रू इंडेक्स फंड्स। अब देखिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को फॉलो करते हैं। अब ये मैं मिस्टेक क्यों बता रहा हूं कि आप इंडेक्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में। मिस्टेक इसलिए मैं बता रहा हूं, जब आप पास्ट डेटा एनालाइज करेंगे तो आपको दिखेगा कि स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने, अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपके रिटर्न सब्सटैंशियली बेटर या काफी ज्यादा बेटर होते हैं अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में कंपेयर करें उसको इंडेक्स इन्वेस्टिंग के थ्रू। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली टेबल में मैंने कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स लिखे हैं, जो अच्छे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, बड़े स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जहां इन्वेस्टर ट्रस्ट करते हैं। वहां आपको क्या एवरेज रोलिंग रिटर्न मिला होता ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है लेफ्ट साइड में। राइट हैंड साइड में मैंने लिख रखा है वही चीज अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते तो आपको क्या एवरेज रोलिंग रिटर्न मिला होता, 10 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और ये मैंने टाइम पीरियड ऑफ एनालिसिस कितना लिया है, 2013 से 2025 के बीच का। तो आपको दिखेगा कि जब आप स्मॉल कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपके रिटर्न्स बहुत ज्यादा बेटर हैं कंपेयर टू अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं कर रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी लिख के बताइए कि अभी तक का आपका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अगर आप मेरे बताए हुए पॉइंट से अग्री करते हैं या नहीं करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।